Hi everyone, welcome back to my channel Literature and Literature। आज करेंगे विलियम शेक्सपियर का पार्ट 3। इससे पहले और 2 पार्ट्स में कर चुकी हूँ। क्रोनोलॉजी में चल रही हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि आप पहले वो वाले कर लो। लास्ट जहाँ हमने छोड़ा वो था रोमियो एंड जूलियट पे, और अब हम करेंगे अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, चलो। इसमें क्या है, लव रेक्टेंगल है। लव रेक्टेंगल क्यों? हेलेना लव्स डिमीट्रियस, डिमीट्रियस लव्स हर्मिया एंड हर्मिया लव्स लाइजेंडर। ठीक है, लाइजेंडर लव्स हर्मिया एंड डिमीट्रियस ऑल्सो लव्स हर्मिया। तो बेसिकली डिमीट्रियस एंड लाइजेंडर दोनों ही हर्मिया, दे लव हर्मिया। ओके, हेलिना लव्स डिमीट्रियस। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा सा कि कौन किसको प्यार करता है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्लॉट के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो ये हो गए, ठीक है, एक साइड ये स्टोरी चल रही है, एक साइड ओबेरॉन और टाइटेनिया की स्टोरी चल रही है। अब हुआ क्या है कि ये दोनों ना आपस में थोड़ा सा इनका सही नहीं चल रहा है, क्योंकि ये दोनों रॉबिन गुडफेलो के पीछे थोड़ा सा लड़ रहे हैं। तो क्या है, रॉबिन गुडफेलो एक सर्वेंट है, और सर्वेंट ही नहीं, ये मैजिक भी जानते हैं, प्रैंक्स भी करते हैं। तो ये इनको पक भी कहते हो आप, प्ले में इनको पक भी कहा गया है, एंड ही इज़ एन इंडियन। ठीक है, क्या है कि ओबेरॉन और टाइटेनिया ये दोनों ही वो हैं, लाइक ओबेरॉन इज़ द किंग ऑफ फेरीज एंड टाइटेनिया इज़ द क्वीन ऑफ फेरीज। तो वो मैजिकल एलिमेंट है। ठीक है, um, अब होता क्या है कि यू नो हर्मिया और लाइजेंडर जो आपस में शादी करना चाहते हैं, ये ईजियस जो हर्मिया के फादर हैं उन्हें ये बात थोड़ी पसंद सी नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि हर्मिया लाइजेंडर से शादी करे, वो चाहते हैं कि हर्मिया डिमीट्रियस से शादी करे। अब देखो, डिमीट्रियस ऑल्सो लव्स हर्मिया, लाइजेंडर ऑल्सो लव्स हर्मिया, लेकिन हर्मिया लव्स लाइजेंडर। ये इंपॉर्टेंट है कि हर्मिया लव्स लाइजेंडर। तो बेसिकली हर्मिया के पापा उसे उस इंसान से शादी नहीं करने देना चाहते जिससे वो प्यार करती है। किससे शादी करवाना चाहते हैं? डिमीट्रियस से। लेकिन डिमीट्रियस को कौन पसंद करता है? हेलेना। ठीक है, तो अब क्या है कि ये अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी करना चाहते हैं। चलो जो भी है, ये अभी होगा क्या कि एक ना, ये जो रॉबिन गुडफेलो है, इनके पास एक मैजिकल सल्यूशन है। एक जूस है जो ये जिसकी भी आंखों पे डालते हैं, तो उनको जो सबसे पहला इंसान दिखता है उस जूस को डालने के बाद, उससे उसको प्यार हो जाता है। अब इस जूस की वजह से बहुत कुछ होगा। अब पक जो है ये जूस डाल देंगे किसी किसी पे, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि बोथ डिमीट्रियस एंड लाइजेंडर विल फॉल इन लव विद हेलेना। तो फिर काफ़ी चीज़ें होंगी, एंड टाइटेनिया की आंखों पे भी डाल दिया जाएगा जूस। टाइटेनिया विल फॉल इन लव विद अ पर्सन कॉल्ड बॉटम। बॉटम कौन है? ये एक वीवर है, एंड ही इज़ ऑल्सो द पार्टिसिपेंट ऑफ अ प्ले। एक प्ले भी चलेगा, ये जो प्ले हम पढ़ रहे हैं, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, इसके अंदर एक और प्ले है जो स्टेज किया जाएगा बाय बॉटम एंड पीपल लाइक पीटर क्विंस। तो उस प्ले में ये है, टाइटेनिया विल फॉल इन लव विद बॉटम, जिनका डंकी हेड कर दिया है मैजिक से। ठीक है, डंकी हेड हो चुका है इनका मैजिक की वजह से, और टाइटेनिया विल फॉल इन लव विद हिम। ठीक है, तो आप देख रहे हो जितना जो भी कनेक्शंस थे वो सारे उस मैजिक पोशन की वजह से, इस जूस की वजह से आगे पीछे हो गए। फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि अल्टीमेटली यू नो जो रॉबिन गुडफेलो है, या पक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है पक, ये है, ये अल्टीमेटली फिर से चीज़ें ठीक कर देंगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, अब है क्या कि, रुको, हाँ ये हो गया। लास्ट में क्या होता है ना कि जो ये है पक, ये एंड, सॉरी नॉट पक, बॉटम। बॉटम जो है वो लास्ट में जब अपना बात करेंगे, वो बोलेंगे कि ऐसा लग रहा है कि ये सारा कुछ एक ड्रीम है। ठीक है, वो ड्रीम वाला सजेशन आ जाएगा, मिड समर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, वो चीज़ है, वो ध्यान रखना। और इसमें आपको और क्या जानना है? हाँ, एक तो आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा प्ले चल रहा था, है ना, और बाकी बता दिया क्या मैंने? हम्म, बाकी बता ही दिया है मोस्टली। हाँ ठीक है, अब देखो, इसमें जो प्ले ये लोग करेंगे वो होगा
कौन, बॉटम और उसके अपना जिनका ग्रुप है, ये करेंगे पिरामिस एंड थिस्बे। अब जो पिरामिस एंड थिस्बे है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसी वर्क के लिए, मिडसमर नाइट्स ड्रीम के लिए एक उन्होंने कोई प्ले कॉन्टेम्पलेट किया शेक्सपियर ने, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी पहले से ये जो वर्क है पिरामिस एंड थिस्बे, इनकी जो स्टोरी है वो चलती आ रही है। ओविड की मेटामॉर्फोसिस में आपको इनका मेंशन मिल जाएगा, ठीक है। और ओविड जो थे वो रोमन पोएट थे, ठीक है। ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। जो ये वर्क है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इनकी सेटिंग आप जान लो। अरे क्या हो गया, सेटिंग है एथेंस। अब देखो, एथेंस जो है वो ग्रीस की कैपिटल है, ठीक है। तो अगर आपको बोल दिया जाए एथेनियंस कहाँ पे हैं, तो वो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग क्या है, एथेंस है। ऑल्सो एक और चीज़, वैसे पता नहीं कितनी रेलिवेंट है कितनी नहीं, ये जो नाम है ना डिमीट्रियस, ये नाम ही ग्रीक है, मतलब ऑब्वियसली मुझे नहीं पता ग्रीक है, मुझे ग्रीक नहीं आती, पर डिमीट्रियस मैंने पढ़ा हुआ है एक और जगह पे। तो एक डिमीट्रियस जो थे वो इंडिया भी आए थे, एंशियंट इंडिया में डिमीट्रियस जो थे वो इंडिया आए थे। फिर उसके बाद मिनेंडर, अगर आपने नाम सुना होगा, मिनेंडर वो भी इंडिया आए थे। तो वहाँ से मुझे पता था कि डिमीट्रियस एक मतलब ग्रीक्स के नाम है। तो अगर मुझे डिमीट्रियस नाम भी पता है तो मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि एथेंस जो कि ग्रीस की कैपिटल है, तो वहाँ से कुछ रिलेशन रहा होगा। देखो मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि डिमीट्रियस आए थे या मिनेंडर आए थे, उसका रेलेवेंस हमारे लिए थोड़ा कम है यहाँ पे। लेकिन ये बता रही हूँ कि गेस वर्क कैसे डेवलप किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई चीज़ पूरे मतलब आनी ही चाहिए और फिर ही वो पेपर में होगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये साइड साइड की पेरिफेरल नॉलेज होती है जो पेपर में हेल्प करती है। अब मान लो, देखो मुझे ये पता था कि डिमीट्रियस इंडिया आए थे, वो ग्रीक थे। मान लो मुझे ये पता था कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम में डिमीट्रियस हैं और मुझे यही याद है पेपर में कि सेटिंग क्या है, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैं गेस ले सकती थी, मतलब दिमाग ऐसे चलाना पड़ता है, हो सकता है गलत हो आपका गेस, गेस हमेशा सही नहीं होता, पर जितना कैलकुलेटेड लोगे उतना चांस होता है कि वो सही हो जाए पेपर में, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जो पिरामिस और थिस्बे है ना, ये लवर्स हैं आपस में, वैसे तो नाम से लग गया होगा पता, बट चलिए लवर्स हैं। चलो, इसमें एक चीज़ याद करना है कि जेम्स सर्ले का जो मास्क है द ट्रायम्फ ऑफ ब्यूटी, उसने मिडसमर नाइट्स ड्रीम को इन्फ्लुएंस किया है काफ़ी ज़्यादा। किसने, जेम्स सर्लेज द ट्रायम्फ ऑफ ब्यूटी, ठीक है। मास्क क्या होता है, मास्क होता है, प्ले ही होता है मास्क भी, लेकिन मास्क सिर्फ रॉयल कोर्ट में स्टेज किया जाता है, ठीक है। ऑडियंस उसमें लिमिटेड होती है, कौन, जो रॉयल्टी होती है आपकी, ठीक है। दूसरा, इस वर्क में क्वीन एलिजाबेथ को फेयर वेस्टल कहा गया है। अब ऐसा हो सकता है कि फेयर वेस्टल करके इसमें कुछ रेफरेंस हो, एंड दैट मीन्स क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। वेस्टल, अब देखो ये आपके दिमाग में आना चाहिए था कि फेयर वेस्टल, वेस्टल क्या हुआ। वेस्टा जो है वो एक रोमन गॉडेस हैं, तो वहीं से इंस्पायर होके वेस्टल, मतलब क्वालिटीज़ ऑफ द रोमन गॉडेस या ऐसे ही कुछ समझ लो, ठीक है। ये हो गया आपका अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अभी यहीं रुक जाओ, जल्दी से मैं बताती हूँ रिवाइज कैसे करना है, याद करो। हु वॉज इन लव विद हुम, लव रेक्टेंगल है, किस किस का, किस किस का, हेलेना लव्स डिमीट्रियस, डिमीट्रियस लव्स हर्मिया, हर्मिया लव्स लाइजेंडर, लाइजेंडर एंड डिमीट्रियस बोथ लव हर्मिया, ठीक है। कन्फ्यूजन होता है वो जूस की वजह से, कौन किससे प्यार करता है, डिमीट्रियस एंड लाइजेंडर बोथ फॉल इन लव विद हेलेना, ठीक है। पर फिर अल्टीमेटली पक, जो कि एक इंडियन है, जो वर्क्स अंडर हुम, जो फेरीज थी, क्वीन ऑफ फेरीज एंड किंग ऑफ फेरीज है, कौन, ओबेरोन एंड टाइटेनिया, उनके अंडर, ठीक है। इस प्ले में एक और प्ले ऑन द स्टेज होता है, कौन सा, पिरामिस एंड थिस्बे, कहाँ का है, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये फिगर्स हैं, ये कहाँ से लिए गए, रोमन से। कौन से वर्क में इनका प्रेफरेंस देखते हैं, ओविड की मेटामॉर्फोसिस में, ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस पे, 1596 में लिखी गई है। वेनिस कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए, और वहीं से आपकी प्ले की सेटिंग भी निकल आएगी कहाँ सेट है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखो, पहले तो आप ये
इसमें ना एक और वो करो। तो होता क्या है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, पहले तो मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस है एंटोनियो। ये आपको पता होना चाहिए। हु इज़ द मर्चेंट ऑफ वेनिस इन द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस? मर्चेंट ऑफ वेनिस है एंटोनियो। जो एंटोनियो है वो ही इज़ अ मर्चेंट, लेकिन इनके जो शिप्स हैं ना वो भी समुद्र में, तो बेसिकली जो इनको पैसे मिलने हैं वो अभी थोड़ा सा डिलेड चल रहा है, ठीक है। तो अभी इनके पास एट प्रेजेंट उतने पैसे नहीं हैं। इनका एक बहुत ही खास मित्र है बसानियो, ठीक है, बसानियो। ही वॉन्ट्स टू वो पोर्शिया। पोर्शिया इज़ अ वेरी वेल्दी पर्सन, ठीक है, वेल्दी है ये। तो बसानियो जो है इनको वू करना चाहते हैं। वू करना चाहते हैं मतलब ये चाहते हैं कि इनसे इनकी शादी हो जाए, पर इस सारे प्रोसीजर में इनको पैसे चाहिए, थोड़े पैसे तो लगेंगे, ठीक है। अब पैसे मांगते हैं एंटोनियो के पास। एंटोनियो के पास भी पैसे नहीं है, पर वो क्या करते हैं, वो शाइलॉक के पास जाते हैं एंटोनियो और बोलते हैं कि मुझे लोन दे दो, और शाइलॉक इनको पैसे दे देते हैं। लेकिन शाइलॉक बोलते हैं कि अगर आप अप्रोप्रिएट टाइम पे आप वापस पैसे नहीं दे पाए तो आई विल टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश। क्या लेंगे ये? पाउंड ऑफ फ्लैश। किसका? एंटोनियो का, ठीक है। तो ये कहते हैं। तो एंटोनियो एग्री कर लेते हैं, ठीक है, बसानियो को पैसे मिल जाते हैं और वो अपनी वूइंग कंटिन्यू करते हैं। जब आपका ये आता है कि कौन, क्योंकि और भी सूटर्स है ना, सिर्फ बसानियो तो नहीं है, और भी हैं। तो जो पोर्शिया के फादर होते हैं ना वो एक रिडल रखते हैं सूटर्स के सामने। वो कहते हैं कि इस रिडल को सॉल्व करो। वो रिडल क्या होती है कि 3 बॉक्सेस हैं, एक गोल्ड का है, एक सिल्वर का है, एक लेड का है। तो गोल्ड वाले पे लिखा होता है कि जो मेरे को चूज़ करेगा वो है जो बहुत लोग डिज़ायर करते हैं, मैनी मेन डिज़ायर। सिल्वर वाले पे एज मच एज ही डिज़र्व्स, और लेड वाले पे मस्ट गिव एंड हैज़र्ड ऑल ही हैथ, ठीक है। तो लेड चूज़ करते हैं बसानियों, और वो ऑब्वियसली पोर्शिया फिर उनकी हो जाती है, मतलब दे डिसाइड हो जाता है कि हाँ पोर्शिया जो है वो जाएंगी बसानियों के पास। अब क्या है कि चलो इनका तो हो गया अच्छा सा, ठीक है। पोर्शिया की ये याद रखना कि इनकी ये मेड सर्वेंट है। और क्या होता है कि बस अंटोनियो को लगता है कि वो अपने जो भी उन्होंने पैसे लिए थे शाइलॉक से वो उनको वापस कर पाएंगे जब उनके शिप्स रिटर्न हो जाएंगे। पर चीज़ें वैसे हो नहीं पाती हैं और ये उनको पैसे नहीं दे पाते हैं। तो शाइलॉक बोलते हैं कि भाई अब तो पाउंड ऑफ फ्लैश वो लेंगे उनसे। अब क्या है कि इस सब में पोर्शिया जो है वो हेल्प करने चली जाती हैं। पोर्शिया और नेरेसा दोनों जाती हैं। पोर्शिया जो है वो डिस्गाइज्ड है एज बैल्थेजर। बैल्थेजर जो कि क्या है, डॉक्टर ऑफ लॉ, बेसिकली लॉयर। उनकी तरह डिस्गाइज होके ये जाती हैं। और पोर्शिया शाइलॉक को कन्विंस करती हैं कि एक तो मर्सी का पहले वो करती हैं कि दया करो, एंड उसके बाद बोलती हैं कि देखो आपने पाउंड ऑफ फ्लैश की बात की थी, ब्लड की तो बात ही नहीं हुई थी, पर अगर आप 1 पाउंड फ्लैश निकालोगे तो ब्लड भी जाएगा। तो वो बोलती हैं कि मतलब ये गलत है, ये जो अग्रीमेंट हुई थी उसके वो मैच नहीं कर रहा, तो ये नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली वो चीज़ों को इस तरीके से प्रेजेंट करती हैं कि फिर अल्टीमेटली बचा लेती हैं वो एंटोनियो को। और या ये डिस्गाइज्ड है ना एज बैल्थेजर, जब ये सारा कुछ ये कर रही होती हैं। फिर जो इनका एक और दोस्त होता है वो होता है लोरेंजो। किनका दोस्त? बसानियो, एंटोनियो और एक और दोस्त लोरेंजो। ये क्या करते हैं, शाइलॉक की बेटी के साथ भाग जाते हैं, जेसिका के साथ, ठीक है। तो ये जेसिका के साथ भाग जाते हैं। जो शाइलॉक है इनमें आपको एक चीज़ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जूइश है। क्या है ये? एक जू है, ठीक है। अब जूइश पॉपुलेशन, चलो छोड़ो, ये बहुत डिटेल हो जाएगा। ओके, बता क्या रही थी मैं?
शायलोक, हाँ। जब भी आप ये करें ना, ये जूइश हैं, जब भी ये है ना, जूस का कुछ भी रेफरेंस आता है ना, तो उसमें एक डिबेट कई बार शुरू हो जाती है एंटी सेमिटिज्म की। आपको ये टर्म आनी चाहिए, सेमिटिज्म। सेमिटिज्म इज रिलेटेड टू ज्यूज एंड एंटी मीन्स एंटी ज्यूज। ठीक है, तो सेमिटिज्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और कभी भी जूस का रेफरेंस आए तो आपको सेमिटिज्म टर्म समझ आनी चाहिए। ये पेपर में आपसे पूछ लेंगे कि डज मर्चेंट ऑफ वेनिस डील विद सेमिटिज्म, मतलब ऐसा तो सवाल कहाँ ही आएगा, मतलब आ भी सकता है क्या पता, पर मतलब समझ रहे हो ना कि सेमिटिज्म का रेफरेंस आ जाए और आपको पता किस किस वर्क में डेल्ट है, मान लो आ गया आपको पता। अगर आपको यही पता नहीं होगा सेमिटिज्म क्या होता है, फिर तो आप कैसे पता लगाओगे कि यहाँ मर्चेंट ऑफ वेनिस था, शाइलॉक जू था, आपको याद है, लेकिन आपको ये नहीं याद कि सेमिटिज्म जूइश से रिलेटेड होता है। ठीक है, समझ आया इतना? मर्चेंट ऑफ वेनिस, सेमिटिज्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्क में, याद रखना। ठीक है, चलो, मर्चेंट ऑफ वेनिस भी हो गया। अब आ जाते हैं हम हेनरी फोर। हेनरी फोर का जो सोर्स है वो है रैफल्स हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल्स। ये बहुत बार आएगा नाम, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस शेक्सपियर के इनसे इंस्पायर्ड हैं। ठीक है, तो कभी तुक्का लगाने को आए तो ये लगा सकते हो। ठीक है, चलो, हेनरी फोर में एक कैरेक्टर है फॉलस्टाफ। ये आपने नाम सुना होगा, या नहीं भी सुना तो भी कोई बात नहीं। तो फॉलस्टाफ जो है वो मतलब इस प्ले में हैं और हॉटस्पर भी हैं। अच्छा, उससे पहले हेनरी फोर क्या है, हिस्टोरिकल प्ले, अब तो लग ही रहा होगा पता, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसे ऐसे नाम वाले यूजुअली हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्ट्री प्लेस होते हैं शेक्सपियर के। ठीक है, नाम से पता लग रहा है किंग के नाम पे, तो हिस्ट्री प्ले ही होगा। तो अम, हाँ, फॉलस्टाफ एंड हॉटस्पर, ये दो कैरेक्टर्स हैं, याद रखना। हेनरी फोर में है क्या ना कि जो हेनरी फोर हैं वो काफ़ी होते हैं ना, थोड़े मिस्चीवस से, बहुत सीरियसली लेना अपनी लाइफ को, और जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो आप नहीं करते हैं। फिर होता क्या है कि अल्टीमेटली एक वॉर ब्रेक्स आउट, एक वॉर होती है, तब हेनरी फोर का पता चलता है, हेनरी फोर अपने पापा को बचाते हैं उस वॉर में, और तब उनकी काबिलियत और उनकी डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज प्लेस वो समझ में आती है। तो ये है हेनरी फोर का थोड़ा बेसिक सा आउटलाइन। और हेनरी फोर पार्ट वन जब क्वीन एलिजाबेथ ने देखा था ना, तब उनको था, ऑब्वियसली फॉलस्टाफ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, और फॉलस्टाफ इज़ नॉट अ वेरी गुड कैरेक्टर हियर इस वर्क में। और ये जो हेनरी फोर हैं ये फॉलस्टाफ को फिर बैनिश भी कर देते हैं। तो एनीवे, तो फॉलस्टाफ जो है उनके ऊपर क्वीन एलिजाबेथ को था कि वो एक फॉलस्टाफ की लव स्टोरी देखना चाहती हैं। इस वजह से बाद में आप देखोगे द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर। ठीक है, चलो, फिर आता है द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर। द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर में सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कौन है ये मेरी वाइव्स? चलो आगे बताती हूँ। मिसेस पेज एंड मिसेस फोर्ड हैं, आगे लिखा होगा मैंने, पर उससे पहले आप ये देखो, इसमें एक स्लेंडर नाम का कैरेक्टर है। स्लेंडर कैरेक्टर वो कहते हैं, आई हैड रादर देन 40 शिलिंग्स आई हैड माई बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स हियर। क्या कह रहा है कि 40 शिलिंग्स होने से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बुक ऑफ सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स हो। और अब मुझे आप बताओगे कि सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स किसने लिखा है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको आना चाहिए। ठीक है, सॉन्ग बहुत फेमस है सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स, किसी की मिसलेनी, लाइक, अच्छा चलो नाम बताती हूँ कि नाम बता दिए तो आपको पता चल जाएगा कि किसने लिखा है। डैश इज मिसलेनी। चलो यार बता ही दूँ क्या? नहीं, नहीं बताऊँगी, आपको पता होना चाहिए। सॉन्ग्स बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है। ठीक है, बता देती हूँ, टोटल्स मिसलेनी को किसने लिखा था? रिचर्ड टोटल। और इसके बारे में एक लाइन आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। ठीक है, किसके बारे में? रिचर्ड टोटल्स मिसलेनी। ठीक है, कौन बोलता है ये कि आए मतलब 40 शिलिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास अभी सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स होते हैं? कौन बोलता है? स्लेंडर बोलता है। किस वर्क में बोलता है? द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर। ठीक है, विच इज़ वॉट, वाई वॉज इट रिटन? क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ बोलती थी कि उनको फॉलस्टाफ की एक लव स्टोरी देखनी है। ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी बोलिए बात। ये हैं द टू मेरी वाइव्स। अब है क्या ना, जब फॉलस्टाफ आता है ना, वो थोड़ा गरीब होता है, इन द सेंस पैसे नहीं होते, तो वो सोचता है कि मैं वेल्दी लोगों को कोट करूँगा तो उनके पास पैसे भी आ जाएंगे। तो ये दोनों वेल्दी होती हैं, काफ़ी वेल्दी होती हैं। तो फॉलस्टाफ क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि बोलते क्या हैं, वो एक लेटर, दो लेटर्स लिखते हैं, वो बिल्कुल लिटरली सेम टू सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट।
दोनों को लिखते हैं, एलिस फोर्ड को भी लिखते हैं, मार्गरेट पेज को भी लिखते हैं। और इन दोनों को ही पता चल जाता है कि फॉलस्टाफ क्या कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं ना, ये भी थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि चलो प्रिटेंड करते हैं कि हाँ वो इंटरेस्टेड है फॉलस्टाफ में। तो ये दोनों वो प्रिटेंड करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये पार्ट ऑफ द स्टोरी में मैं बाद में आती हूँ, ठीक है। तो पहले आप ये सुन लो। फिर क्या होता है कि एक बार फॉलस्टाफ उनके घर जाता है, तो उनका हस्बैंड आ जाता है, वन ऑफ द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, उनका एक हस्बैंड आ जाता है। तो वो क्या करते हैं कि वो प्रिटेंड करते हैं कि फॉलस्टाफ को हम हाइड कर रहे हैं, तो वो लॉन्ड्री बास्केट में डाल देते हैं उसको। और उस लॉन्ड्री बास्केट में बहुत ही पुराने और मतलब ऐसे बहुत स्मेल आ रही है उन कपड़ों से, ऐसे ऐसे कपड़े होते हैं, पर उनको बहुत मज़ा आ रहा होता है इन दोनों, ये जो लेडीज़ हैं। फिर क्या करते हैं, एक और इंस्टेंस होता है, फॉलस्टाफ फिर उनके घर पे होता है। तो ये जो आपका फिर हस्बैंड आ जाता है उनका, उनमें से किसी एक का। तो फिर वो फिर से क्या करते हैं, इस बार वो बोलते हैं कि तुम प्रिटेंड करो दैट यू आर द फैट वुमन फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड। तो वो है। और ये जो होती है ना फैट वुमन फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड, ये उनमें से एक के हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो आप समझ सकते हो फिर आगे क्या ही हुआ होगा, ठीक है। ये तो ट्रिक्स हो गए दो। और अभी तक फॉलस्टाफ को ये नहीं समझ आ रहा कि उनको वो ट्रिक किए जा रहे हैं, फॉलस्टाफ को ट्रिक कर रही हैं ये दोनों वाइफ्स, मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर। तो फिर फॉलस्टाफ लास्ट में ना क्या करते हैं कि उनको हर्ने द हंटर बनाते हैं, हर्ने द हंटर। और एक ओक ट्री होता है, कहाँ पे, विंडसर फॉरेस्ट में ही। तो वहाँ पे एक ओक ट्री होता है, वहाँ पे इनको जाना होता है। वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को एज फेरीज बनाया होता है, और उनका काम होता है कि हर्ने द हंटर को पिंच करेंगे, है ना, ताकि दर्द हो उसको। तो चलो फॉलस्टाफ को बेचारे को ये सब कुछ झेलना पड़ता है। और जब वो ये सब झेल लेते हैं, तो मतलब ये चलो यहाँ पे अभी इस प्लॉट को रोक दो, ठीक है। क्या, जब वो फेरीज उनको पिंच कर रही हैं। अब आ जाओ एक और प्लॉट पे इसी वर्क में। जो मार्गरेट पेज हैं उनकी बेटी है एन पेज। कौन है, एन पेज। इनके 3 सूटर्स हैं। सूटर्स मतलब देखो, प्यार तो ये करती हैं फेंटन से, ठीक है, लेकिन डॉक्टर कायस और स्लेंडर भी हैं, ये भी इनसे शादी करना चाहते हैं। और चलो ये तो करना चाहते ही चाहते हैं। डॉक्टर कायस को एन पेज की मम्मी यानी कि मार्गरेट पेज सपोर्ट करती हैं। वो चाहती हैं कि डॉक्टर कायस की शादी किसी तरीके उनके बच्ची से हो जाए। और स्लेंडर को कौन चाहता है, पापा चाहते हैं, एन पेज के पापा चाहते हैं कि स्लेंडर की शादी हो उनकी बेटी के साथ, एन के साथ। अब स्लेंडर वही है, कौन, जिसने भी पीछे बोला था कि 40 शिलिंग से ज़्यादा मुझे क्या चाहिए, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स की बुक, जो किसने लिखी है, रिचर्ड टोटल ने, ठीक है। इस दोनों प्लॉट्स को कंबाइन करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि फॉलस्टाफ जो है कहाँ है, वो उस पेड़ के नीचे है, ओक ट्री के नीचे है, जहाँ पे वो क्या है, हर्ने द हंटर बने हुए हैं, ठीक है। और वो बच्चे हैं जो फेरीज बनी हुई हैं, उनको पिंच कर रही हैं। अब क्या है, क्योंकि थोड़ा सा ना वहाँ पे चीज़ें इतनी विजिबल नहीं हैं, तो ड्रेस्ड अप हैं लोग, डिस्गाइज में हैं। तो इनका ना सबका डिसाइड हुआ होता है। एक एक ग्रुप डिसाइड करता है कि ये ग्रीन कपड़े पहनेंगी, एक ग्रुप डिसाइड करता है कि वाइट कपड़े पहनेंगी। और उससे पता लग जाएगा उनके रिस्पेक्टिव पार्टनर को कि ये एन पेज हैं, और उनको वो फिर ले जाएंगे और शादी कर लेंगे। होता क्या है कि ना तो ये ग्रीन में ड्रेस होती है, ना वाइट में ड्रेस होती है, जैसा इन दोनों के साथ, जो इनको पता होता है कि हाँ इस कलर में ड्रेस होंगी तो शादी करनी है इनसे। फेंटन जो है वो इनको ले जाता है, और जब सारा कुछ रिवील होता है, फॉलस्टाफ को भी सब कुछ समझ आ जाता है कि क्या हुआ, और तब ये दोनों शादी करके वापस आए होते हैं। और फेंटन ये बोलते हैं इनके पेरेंट्स को, एन पेज के पेरेंट्स को, कि आपको अपनी बच्ची को यू नो वो नहीं करना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए कि उसको किसके साथ शादी करनी है। इफ़ शी लव्स मी देन शी शुड मैरी मी, मतलब समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वो चीज़ें वो उनको बोलते हैं एन पेज को। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे देखूँ ना, तो शेक्सपियर को देखो आप, वो कितना प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं कि जिस इंसान से इंसान को प्यार हो वो उसी से शादी करे। क्योंकि यहाँ पे देखो एन पेज के साथ ऐसा होता है। पीछे आपने देखा कहाँ गया, हर्मिया के भी फादर चाहते होते हैं ईजियस की ये शादी किससे करें, डिमीट्रियस से। लेकिन फिर अल्टीमेटली ऑब्वियसली शी मैरीज लाइसेंडर, मतलब इन दोनों का वो रिकन्सिलिएशन हो जाता है। इन दोनों का नहीं, मतलब बाकी सबका वो अग्री कर जाते हैं। तो ठीक है। तो मतलब शेक्सपियर इज सपोर्टिंग द फैक्ट दैट यू शुड मैरी समवन हु यू लव, ठीक है। चलो अब आ जाओ मच अडू अबाउट नथिंग, मैंने डेट नहीं लिखी है। चलो,
तो मच अडू अबाउट नथिंग 1599 का वर्क है, प्ले है। शेक्सपियर प्लेज ही लिखते थे मोस्टली, इनकी 2 पोएम्स रही हैं इम्पॉर्टेंट, पर जब भी इन डाउट यू नो इट्स अ प्ले, शेक्सपियर वॉज अ प्ले राइट, शेक्सपियर वॉज अ प्ले राइट। ठीक है, चलो इसमें क्लॉडियो है, हीरो है, हीरो इज़ द गर्ल हियर, शी इज़ द गर्ल। इन दोनों ने आपस में शादी करनी होती है, पर डॉन जॉन नाम का एक इंसान होता है, वो क्लॉडियो को ये विश्वास दिलाता है कि हीरो हैज़ अ लवर। ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली क्लॉडियो शादी नहीं करता है, फिर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, फिर अल्टीमेटली ये दोनों शादी कर लेते हैं। दैट्स मच अडू अबाउट नथिंग। फिर है हेनरी फाइव, नाम से पता लग रहा है हिस्ट्री प्ले होगा। ठीक है, फिर आ जाओ जूलियस सीजर पे। जूलियस सीजर जो है रोमन था। ठीक है, रोमन था। अच्छा, रोमन की बात हुई, जल्दी से रिवाइज करो, मैंने अभी बताया आपको रोमन मतलब ओविड की मेटामॉर्फोसिस से किसी ने एक प्लॉट उठाया है जो कि पिरामिस इन थिस्बे था, जो कि किस वर्क के अंडर एज अ प्ले स्टेज हुआ है, किसी प्ले में वो एज अ प्ले अंदर स्टेज हुआ है, कौन से प्ले में आया याद? जिसमें टाइटेनिया थी, ओबेरॉन था, कौन सा, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे कनेक्ट किया करो तो याद याद रहेगा ज़्यादा। ठीक है, ऐसे भूल जाओगे नहीं तो। चलो, जूलियस सीजर द ट्रेजेडी ऑफ इवलिविस सीजर। तो ये जो नाम है ना, ये फर्स्ट फोलियो में था, तो पता नहीं कहीं पूछ लिया यार आप सोचें कि इवलिविस सीजर कोई और तो नहीं था। ठीक है, जूलियस सीजर ही इवलिविस सीजर इनको बोला गया है फर्स्ट वाली फर्स्ट फोलियो में। सोर्स क्या है? प्लूटार्क का पैरेलल लाइव्स। सो जूलियस सीजर जो है ये सोर्स है प्लूटार्क का पैरेलल लाइव्स। अब जितने भी ऐसे फिगर्स हैं ना जो जिनका हिस्ट्री में जो रियल लाइफ फिगर्स रहे हैं, शेक्सपियर में बहुत चांस है कि वो या तो प्लूटार्क के पैरेलल लाइफ से होंगे या रेफेल के हॉलिनशेड्स क्रॉनिकल्स से होंगे। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी याद रखना। चलो, अब इस वर्क में क्या है ना कि जूलियस सीजर जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे किंग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि पावर वो जूलियस सीजर से ले लें और उनके हाथ में पावर हो। ठीक है, वो ये चलता ही है, हिस्ट्री में कई बार देखा होगा आपने कि पावर चाहते हैं लोग लेना और उस चक्कर में फिर किंग को गिराने की कोशिश करते हैं। अगर आपने लेटर मुगल्स पढ़े होंगे कभी, तो बहादुर शाह जफ़र के बाद जितने भी हमारे मुगल्स आए तो लोग नोबेल्स होते थे, जो नोबेल्स जो कि पावरफुल कम्युनिटी होती है किंगडम में, वो कोशिश करते रहते थे कि किंग को वो गिरा दें, और उन्होंने गिराए भी हैं जब आप देखोगे वो वाला पोर्शन। तो वैसे ही मतलब ऐसा नहीं है कि वो कि इंडिया की हिस्ट्री के लिए कुछ वही है, एक्सक्लूसिव ही है, ये दिस इज़ लाइक व्हाट हैपन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे भी ये लोग चाहेंगे कि ये जूलियस सीजर को गिरा दें। तो क्या है कि इसमें कैसियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये प्लॉट करते हैं कि कैसे जूलियस सीजर को हटाया जाए पावर से। ब्रूटस एक्चुअली एक ऑनरेबल पर्सन है, इन द सेंस कि ब्रूटस को कन्विंस किया जाता है कि जूलियस सीजर इज़ नॉट द राइट मैन फॉर रूलिंग। तो जबकि ब्रूटस को इनिशियली काफ़ी हेजिटेंट होते हैं, ब्रूटस वो नहीं चाहते हैं, बट ऑब्वियसली विद टाइम वो उनको मना लेते हैं बाकी सारे लोग। तो ये तो हो गए एक साइड, दूसरी साइड हो गए मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस जो हैं ये वैसे तो जूलियस सीजर के नेफ्यू हैं, लेकिन नेक्स्ट इन थ्रोन यही रहेंगे, जूलियस सीजर के बाद ये ओवरटेक करेंगे। ठीक है, तो जूलियस सीजर में होता क्या है कि ऑब्वियसली इन्होंने प्लान बनाया, कैसियस ने प्लान बनाया, और फिर ब्रूटस ऑब्वियसली उनके साथ आ गए। तो होता क्या है कि ये सेनेट डिसाइड करते हैं कि सेनेट में मारेंगे जूलियस सीजर को। एक सूदसेयर होता है जो बोलता है जूलियस सीजर को, वो वार्न करता है कि बी वेयर, मतलब वो थोड़ा सा बोलता है कि कुछ हो सकता है। कैलपुर्निया, ये वाइफ है जूलियस सीजर की, शी इज़ द वाइफ ऑफ जूलियस सीजर। ये भी, इनको भी कुछ ठीक सा नहीं लग रहा होता, ये भी बोलती हैं सीजर को कि नहीं जाओ सेनेट, लेकिन सेनेट में वो फिर भी चले जाते हैं जूलियस सीजर। वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आपके जो भी ये लोग होते हैं जिन्होंने डिसाइड किया होता है कि जूलियस सीजर को मार देना है, वो सब होते हैं वहाँ पे। और उनका प्रिटेक्स्ट क्या होता है, वो पता नहीं कोई बैनिश हुआ होता है, तो वो उसकी जगह पे ना पिटिशन लेके आए होते हैं कि मतलब बैनिश है उसका कुछ देखो, मत बैनिश करो, कोई बैनिश्ड है तो, या तो उसकी सज़ा कम कराने, मतलब उस बारे में बात करने आए होते हैं। और फिर क्या करते हैं कि
क्योंकि जूलियस सीजर मना कर देता है कि ये तो ऐसा ही रहेगा, ये बैनिश्ड ही रहेगा इंसान, तो फिर वो मार देते हैं। और जब ब्रूटस उन्हें मारता है, जो ब्रूटस भी उनको वो जो नाइफ उनके बॉडी में से, क्या कहते हैं यार, उस नाइफ को पेनिट्रेट करता है उनकी बॉडी में, तो तब वो बोलते हैं कि मतलब यू टू ब्रूटस, बहुत फेमस लाइन है। और बस फिर जूलियस सीज़र मर जाते हैं। अब होता क्या है कि जूलियस सीज़र के मरने के बाद जो कंट्री है वो एक सिविल वॉर में चली जाती है। सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर आपकी इंटरनल वॉर हो रही है, आपकी किसी और कंट्री से वॉर नहीं है, अंदर ही वॉर हो रही है। किस किस के बीच में हो रही है? इन दो पार्टीज़ के बीच में, कैसियस ब्रूटस एक साइड, मार्क एंटनी ऑक्टेवियस एक साइड। अच्छा, इसको होने से पहले ना, सिविल वॉर तो बाद में हुई, उससे पहले ये जो मार्क एंटनी है ना, ये बहुत मतलब इनको बिल्कुल, मतलब ये होता है ना, बहुत दिल से इनको सीज़र बहुत पसंद थे। और ये ना क्राउड को वो करते हैं, एड्रेस करते हैं, और वो बोलते हैं, फ्रेंड्स रोमन एंड कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है, ये याद रखना। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। लेंड मी योर ईयर्स, मेरी बात सुनो, है ना, ये एक फ्रेज़ होता है, लेंड मी योर ईयर्स, मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो? फिर इस सीज़र की ना तारीफ़ करने लगता है। अब ऐसी तारीफ़ करता है कि मतलब लग रहा है कि ये मार्क एंटनी है वो ब्रूटस की साइड पे है, पर है नहीं। वो बोल रहा है कि सीज़र इतने अच्छे थे, उन्होंने ये भी अच्छा किया, वो भी अच्छा किया, वो भी अच्छा किया, लेकिन ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन, है ना, ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन। और ब्रूटस बोलते थे कि जूलियस सीज़र एम्बिशियस हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि हाँ, मतलब हैं, मतलब उन्होंने वो स्पीच ऐसे बोली है ना कि आपको लगेगा कि होता नहीं है कि बातों बातों में बोलना कुछ और मीन कुछ और करना, और वो क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे थे, लेकिन ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन। बहुत ही इसमें आयरनी है। ठीक है, वो जो बोल रहे हैं वो मीन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। और उसके बाद ऑब्वियसली क्राउड भी थोड़ा सा वायलेंट हो जाता है। तो एनीवे फिर उसके बाद सिविल वॉर होती है इन दोनों के बीच में। और इस सिविल वॉर में क्या होता है, इसे बैटल ऑफ फिलिपी बोलोगे आप। और इसमें क्या होता है, कैसियस है ना, वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि मुझे मार दो। क्यों बोलता है? क्योंकि उसने सुना होता है कि टाइटेनियस जो उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उन्हें कैप्चर कर लिया है दूसरी पार्टी ने। अब जब ऐसा सुना तो कैसियस दुख में है, तो वो सर्वेंट को बोलता है मुझे मार दो, तो सर्वेंट उसे मार देता है। टाइटेनियस एक्चुअली कैप्चर हुआ नहीं होता है, ये गलतफहमी हुई होती है। तो टाइटेनियस जब देखता है कि कैसियस मर चुका है, तो टाइटेनियस सुसाइड कर लेता है। और उसके बाद ब्रूटस भी सुसाइड कर लेता है। और कैसे करते हैं? एक सोल्जर होता है, वो ऐसे तलवार पकड़ते हैं, सर स्वॉर्ड एक आगे एकदम, अब मैं कैसे समझाऊँ, मान लो जैसे मैंने ऐसे आगे को करी हुई है स्वॉर्ड, और ब्रूटस जो है ही रन्स टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ भागेंगे, और वो तलवार जो है उनके पेट में घुस जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ब्रूटस सुसाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली सोल्जर उनको तलवार नहीं मारता, सोल्जर पकड़ के खड़ा हो जाता है और ब्रूटस रन्स टू इट। ठीक है, वो भागते हैं उसकी तरफ। तो ऐसे ब्रूटस भी कमिट सुसाइड। लास्ट में क्या होता है कि एंटनी बोलते हैं कि ब्रूटस जो हैं वो नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल हैं। क्यों? क्योंकि ब्रूटस जो थे वो एक्चुअली रोम का भला चाहते थे। उन्हें बाकी लोगों ने कन्विंस किया था कि जूलियस सीजर इज़ नॉट द राइट मैन। ठीक है, तो ब्रूटस एक्चुअली रोम का भला चाहते थे, बाकियों के अपने इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व थे, वो पावर चाहते थे। ठीक है, तो ऐसे ये प्ले एंड होता है। और इसमें मतलब और भी हैं, बट जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो जूलियस सीजर भी हो गए आपके। इसके लिए मैंने, हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही बताना है, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। और दैट्स दैट्स अबाउट इट। इसके बाद एक पार्ट 4 आएगा, एंड होपफुली मैं पार्ट 4 में कंप्लीट कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको कमेंट्स मुझे नीचे लिखना, और जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके कमेंट्स में जवाब देना प्लीज़। ठीक है, मतलब आपका ही फ़ायदा है यार, और उससे आपको थोड़ा रिसर्च की भी हैबिट डेवलप होगी। क्योंकि रिसर्च करके हम जो पेरिफेरल नॉलेज डेवलप करते हैं ना, उससे हमें पेपर में पता नहीं कहाँ हेल्प हो जाए।
ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ ही पढ़ लें, वो अलग चीज़ होती है। जो चीज़ लॉजिकली आप रिलेट कर सकें उस पे ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि लॉजिक से वो याद भी रह जाती है और पेपर में काम भी आ सकती है ना। चलो इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय।